हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये यूटेट पेपर सेकंड एसएसटी के लिए महा मैराथन क्लास नंबर 5 रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, वायु, खनिज, मृदा और सड़क। तो दोस्तों अगर हम बात करें ऊपर के तीनों जो संसाधन है ये प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन सड़क प्राकृतिक संसाधन नहीं है। सड़क का जो निर्माण है वो मानव द्वारा किया जाता है, तो सड़क क्या है, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है। ठीक है, मेज, मेज भी प्राकृतिक संसाधन है, रेलगाड़ी भी प्राकृतिक संसाधन है, और इसी प्रकार से भवन भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नदियां प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 3, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि विकास और उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि विकास और उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कि वो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन। वास्तविक संसाधन वो संसाधन होते हैं दोस्तों जो हमारे पास अभी वर्तमान समय में उपलब्ध है, ऐसे संसाधनों को हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। और अगर हम बात करें कि संभाव्य संसाधन कौन से होते हैं, कि जो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए ये संभावनाएं जताई जा रही है कि ये भविष्य के लिए क्या हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं। जैसे दोस्तों उसके हम 3 उदाहरणों को समझने वाले हैं। जर्मन के जो रूर प्रदेश है वहाँ कोयला, ठीक है, और इसी प्रकार से जो पश्चिमी एशिया है उसमें जो खनिज तेल, और इसी प्रकार से महाराष्ट्र और जो लद्दाख है वहाँ पर जो यूरेनियम है उनका दोस्तों भविष्य में इस प्रकार से संभावनाएं जताई जा रही है कि ये भविष्य में क्या है, हमारे पास संभाव्य संसाधन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 4, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो साथियों हमें बताना कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्पत्ति, ठीक है, जैसे जैव और अजैव। ठीक है, ये दोस्तों क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं। जैव में सजीव संसाधन आ जाएंगे और अजैव में निर्जीव संसाधन आ जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 5, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि अजैव संसाधन के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, हमें अजैव संसाधन के संबंध में पहला दिया गया है कि अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है, और अगला है कि जैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती है, और सी है कि दोनों और दोनों असत्य। यहाँ पर एक सत्य और एक असत्य होना चाहिए था। ठीक है, तो साथियों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा कि अजैव संसाधन कौन से होते हैं, अजैव संसाधन क्या होते हैं साथियों, निर्जीव वस्तुएं होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, सत्य कथन की पहचान करें। ठीक है, पहला दिया गया है कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनःपूरित हो जाते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जो शीघ्र से क्या हो जाते हैं, नवीकृत हो जाते हैं। मतलब एक बार प्रयोग करने के बाद हम दोबारा से उनको क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं साथियों, नवीनीकरण संसाधन कहते हैं या नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, और बी है दोस्तों कि वे संसाधन जिनका भंडार सीमित होता है और एक बार समाप्त हो जाने पर या होने के बाद उन्हें नवीकृत अथवा पुनःपूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो दोस्तों ये तो नहीं होगा, ये कौन सा होगा, अनवीकृत या अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। ठीक है, और अगला है कि दोनों सत्य और दोनों असत्य। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, तो प्रश्न नंबर अब 7 रहने वाला है। ठीक है, आइए समझते हैं।
प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है। 3 ऐसे हैं जो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं, ठीक है, और एक इनमें से ऐसा है जो नहीं है, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों सौर ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है कि अगर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग आज कर लेते हैं तो हम दोबारा से इसे क्या कर सकते हैं, पुनःपूरित कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जल भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, और इसी प्रकार से मृदा भी नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन जो दोस्तों प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक गैस का प्रयोग या उपयोग अगर हम एक बार कर लेते हैं तो इसको बनने में लाखों या हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 8, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधन नहीं है। 3 अनवीकरणीय होंगे और एक नहीं है, ठीक है। तो साथियों अगर हम बात करें कोयला, कोयले को बनने में भी दोस्तों हजारों या लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसी प्रकार से पेट्रोल को बनने में भी इसी प्रकार से, और प्राकृतिक जो गैस है इसको बनने में भी बहुत ज्यादा क्या लग जाता है, समय लग जाता है। लेकिन जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा दोस्तों क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 9, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। पहला दिया गया है कि मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला है मानव एक संसाधन नहीं है। और अगला है कि दोनों कथन सत्य है और दोनों कथन यहाँ पर असत्य होना चाहिए था, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों मानव एक क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर मानव ना हो तो जो मानव द्वारा बनाए गए ये संसाधन है इनको हम उपयोग में कैसे लाएंगे। मानव ही तो इन्हें उपयोग में लाने योग्य बनाता है। जैसे दोस्तों हमने गाड़ी बना दी और गाड़ी में अगर ड्राइवर ना हो तो वो किस प्रकार से संसाधन है, वो तो चलेगी ही नहीं। फिर उसे चलाने के लिए कौन चाहिए, ड्राइवर चाहिए, और मानव फिर क्या हो जाएगा, एक महत्वपूर्ण संसाधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 10, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं करता है, कौन सा संसाधन की मात्रा को निर्धारित नहीं करता, मतलब कौन सा इनमें से संसाधनों को निर्धारित नहीं करता। उपयोगिता, तो साथियों उपयोगिता क्या करती है, संसाधनों को निर्धारित करती है, ठीक है। और अगला है मात्रा, तो मात्रा क्या नहीं करती है, संसाधनों को निर्धारित नहीं करती है। और मूल्य भी संसाधनों को क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही उत्तर हो जाएगा। हमें पूछा था कि कौन सा निर्धारित नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, आइए समझते हैं, और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यूटेट और सीटेट दोनों की दृष्टि से, ठीक है। साथियों प्रश्न है कि सतत पोषणीय विकास के संबंध में क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। पहला दिया गया है कि संसाधनों को सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये संसाधन संरक्षण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, संसाधनों का संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। से हम क्या कहेंगे, संसाधन संरक्षण कहेंगे, ठीक है। और बी है दोस्तों कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाएगा, सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और सी दे रखा कि दोनों सत्य दोनों असत्य। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है ये सतत पोषणीय विकास के लिए क्या हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करते हैं जो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए में किस चीज के बारे में बताया गया है, संसाधनों के संरक्षण के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ से एक बार यूटेट सीटेट में प्रश्न पूछा गया संसाधन संरक्षण के बारे में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 12, आइए समझते हैं।
प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। हमें मानव निर्मित संसाधन की पहचान करनी है। अगर साथियों हम बात करें झरना, तो झरना क्या नहीं है, झरने मानव निर्मित संसाधन नहीं है। इसी प्रकार से जो उष्णकटिबंधीय वन है वो भी मानव निर्मित संसाधन नहीं है। ठीक है, ये कैसे है, प्राकृतिक संसाधन है। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर जो ए है, कैंसर का जो उपचार है, ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, इसके लिए जो औषधियां बनाई जाती है वो मानव के द्वारा बनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, आइए समझते हैं जैव संसाधन होते हैं। पहला दिया गया है कि जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होता है इसका। और अगला है कि मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं। और सी है निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। और डी है कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए समझते हैं कि स्वामित्व के आधार पर जो भूमि है, भूमि के प्रकार होते हैं। स्वामित्व के आधार पर दोस्तों हमें भूमि के प्रकार बताने हैं। पहला हो जाएगा निजी। ठीक है, निजी का मतलब हो जाएगा दोस्तों जो किसी व्यक्ति विशेष की जो भूमि है, ऐसे भूमि को हम क्या कहेंगे, निजी भूमि कहेंगे। ठीक है, और अगला हो जाएगा दोस्तों सामुदायिक भूमि। सामुदायिक भूमि का मतलब हो जाएगा कि जो साझा संपत्ति है या जो सबके उपयोग के लिए बनाई गई है, या जिसे हम सरकारी जमीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो सामुदायिक हो जाएगा या साझा संपत्ति हो जाएगा। और अगर हम निजी की बात करें तो निजी किसी व्यक्ति विशेष की हो सकती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है या बी है ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 15। आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। ठीक है, समय भी दोस्तों क्या है, मृदा निर्माण का कारक है। और इसी प्रकार से मृदा का जो संगठन है ये नहीं है। और अगर हम बात करें जैव पदार्थ भी क्या है, जो मृदा निर्माण के कारक है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो बी है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन ए दिया गया है रक्षक मेखला, और बी है मल्चिंग, और सी है वेदिका कृषि, और डी है कि उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही उत्तर हो जाएगा। वेदिका कृषि का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, पहाड़ों पर क्या बनाई जाती है, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं ताकि मृदा के अपरदन को ज्यादा से ज्यादा रोका जा सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अब साथियों हम सबसे पहले ये समझने वाले हैं रक्षक मेखला। यहाँ से भी बहुत बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यूटेट की बात करें, सीटेट की बात करें, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि रक्षक मेखलाएं किसे कहते हैं, ठीक है, तो दोस्तों जो तटीय प्रदेश है, तटीय प्रदेश में शुष्क प्रदेशों में, तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाया जाता है ताकि मृदा अपरदन को रोका जा सके, जैसे कि आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला जो दोस्तों टॉपिक है ये वेदिका फॉर्म या सीढ़ीदार खेत। ठीक है, तो दोस्तों जो इससे पहले प्रश्न था वो इससे ही संबंधित था। तो दोस्तों अगला टॉपिक है कि वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतहों वाले फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाएं। इनसे पृष्ठीय प्रवाह या मृदा अपरदन को क्या किया जा सकता है दोस्तों, रोका जा सकता है। ये आप देख सकते हैं वेदिका कृषि या सीढ़ीदार खेती। ठीक है, इनसे दोस्तों क्या किया जाता है, जो मृदा अपरदन है, मृदा अपरदन को रोका जाता है पहाड़ों में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की ओर। और अगला जो दोस्तों हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है, समुच्चय रेखीय जुताई। ठीक है, आइए समझते हैं समूची रेखीय जुताई। तो एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं में समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण। ठीक है दोस्तों, इसे ही क्या कहेंगे, जो जैसे कि आप चित्र में भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले टॉपिक की ओर। और अगला जो दोस्तों टॉपिक है ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी सीटेट में पूछा गया। ठीक है, तो दोस्तों अगला है मल्च बनाना। ठीक है, पौधे के बीच अनवरित अनवरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल
से ढकी जाती है, इससे मृदा में आर्द्रता रुकी रहती है। तो दोस्तों जहां पर जैसे मान लो कि हमने ये क्या लगा रखी है, फसलें लगा रखी है, ठीक है, फसलों के बीच में हम क्या लगा देते हैं, पराल जैसे घास को बिछा देते हैं। इससे होता क्या है, एक तो फसल में नमी बनी रहती है और दूसरा जो दोस्तों इसमें फसल के अलावा जो दूसरी घास घूस आती है वो भी नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है प्रश्न नंबर 17, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों कि शीत प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम बात करें कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, जो दोस्तों ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेशों में कैसी वनस्पति पाई जाती है या वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें पर्णपाती, तो पर्णपाती दोस्तों इससे ऊपर वाला जो प्रदेश है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें दोस्तों टुड्रा वन कहाँ पाई जाती है, या टुड्रा वनस्पति वन नहीं दोस्तों, टुड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो जो ये ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुवीय प्रदेशों में टुड्रा वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अगर हम बात करें कि टुड्रा वनस्पति के उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे मांस हो गया या लाइकेन हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये शीत प्रदेशों में पाए जाते हैं, और शीत प्रदेश कौन से होते हैं, ध्रुवीय जो प्रदेश होते हैं, ध्रुवीय प्रदेश ही शीत प्रदेश होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, आइए समझते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है साथियों कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम में है, मेघालय में है, त्रिपुरा में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये असम में है। असम इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से साथियों अगर हम बात करें कि जो असम है, असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, इस पे एक सिंग वाला जो गेंडा है और हाथी है, बाघ है, इस प्रकार के जो वन्य जीव है वो पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 19, आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संरक्षण के अनुकूल नहीं है। पहला दिया गया कि बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, तो दोस्तों ये तो प्राकृतिक संरक्षण के क्या है, अनुकूल है। और अगला है कि नल का उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर हम नल का पानी का जो उपयोग है, उपयोग के बाद बंद कर देते हैं, तो दोस्तों ये भी प्रकृति के संरक्षण के अनुरूप हो जाएगा, ठीक है। अगला है दोस्तों सी है कि खरीदारी के बाद जो पॉलिथीन है, पॉलिथीन को नष्ट कर देना। अगर दोस्तों उसे हम क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, हमें उसे रिसाइकल के लिए पुनः भेज देना चाहिए थे, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करें कि कौन सा अनुकूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही क्या नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की ओर। और प्रश्न नंबर 20 है, आइए समझते हैं कि जो भूमि है, ठीक है, भूमि के लिए जो दोस्तों सही आंसर या सही मिलान हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भूमि उपयोग के लिए भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें ह्यूमस, तो इसके लिए जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही उत्तर हो जाएगा, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें सी की, तो सी का जो सही उत्तर हो जाएगा वो चट्टान बांध। तो चट्टान बांध हम कहाँ बनाएंगे, मृदा अपरदन को रोकने के लिए बनाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम जैव मंडल की बात करें, तो जैव मंडल का सही मिलान कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो 2 है, जैव मंडल, जहां स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच क्या होती है, आपसी क्रिया होती है, या ये आपस में मिलते हैं, या जिस संकरे भाग में मिलते हैं उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, जैव मंडल कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से एक प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये यूटेट की बात करें या सीटेट की बात करें, यहां से हर पेपर में लगभग लगभग प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आइए समझते हैं। तो दोस्तों प्रश्न है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो दोस्तों 1972 में होता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें 1973 में, तो 1973 में क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर अधिनियम क्या होता है, लागू होता है या बनता है, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें सी की, तो सी में क्या होता है दोस्तों, प्रोजेक्ट जो एलिफेंट है 1900 कब 92 में, ठीक है। तो दोस्तों यहां से ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक दोस्तों पहला किससे हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से हो जाएगा, और दूसरे की बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, और तीसरे की बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर।
और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो हम सीधा सीधा इसका आंसर जान लेंगे कि इसका सही आंसर क्या है, बी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 23, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों कि संरचना के आधार पर जो खनिज है, खनिजों को मुख्यतः कितने प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि संरचना के आधार पर जो खनिज है, खनिजों को कितने आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, तो दोस्तों दो आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 24, आइए समझते हैं। प्रश्न है साथियों कि निम्न में से कौन सा लोह धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों अगर हम बात करें, अयस्क भी लोह अधात्विक खनिज का लोह धात्विक खनिज का उदाहरण है, मैग्नीज भी दोस्तों क्या है, लोह धात्विक खनिज का उदाहरण है, और क्रोमाइड भी और तांबा भी। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें, ये चारों के चारों क्या है, सही है। फिर हम अगला क्या रख सकते हैं, अब्रक रख सकते हैं कि अब्रक क्या नहीं है, लोह धात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। ठीक है, या अब्रक क्या है, अधात्विक खनिज है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न की अगर हम सही उत्तर की बात करें, तो ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, पांचों ऑप्शन हम क्या रख सकते हैं, अब्रक रख सकते हैं, या ग्रेनाइट रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लोह अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों सोना भी, चांदी भी, ये क्या है, अलोह धात्विक खनिज के उदाहरण है। लेकिन अगर हम बात करें अब्रक, अब्रक क्या है, अधात्विक खनिज का उदाहरण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 26, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, चूना पत्थर, जिप्सम, सोना, अब्रक। तो दोस्तों सोना क्या नहीं है, अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। ठीक है, ये कैसे धात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें, ऑप्शन नंबर जो 3 है, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब साथियों हम धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज के बारे में थोड़ा सा समझने वाले हैं। ठीक है, पहले हम धात्विक खनिज के बारे में समझने वाले हैं। धातुएं कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है, सुचालित होती है। ठीक है, जिनमें चमक की विशेषता होती है। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। अगर हम बात करें लोह धात्विक खनिज में लोहा, ठीक है, लोह अयस्क और मैग्नीज और क्रोमाइड आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें और लोह धात्विक खनिज में कौन कौन से, जैसे सोना, चांदी, तांबा, और जो शिक्षा, शिक्षा दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब साथियों हम अधात्विक खनिजों को समझने वाले हैं कि अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। जिन खनिजों में धातु नहीं होती है अधात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया था, ये आध्यात्मिक अधात्विक खनिज कहा जाता है। ठीक है, और उदाहरण है जैसे चूना, चूना पत्थर और अब्रक या जिप्सम। ठीक है, ये किस चीज के उदाहरण हो जाएंगे, ये अधात्विक खनिज के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, और अगला है दोस्तों कि अधात्विक खनिज ईंधन के उदाहरण। ठीक है, जैसे कोयला, पेट्रोल। ठीक है, अब दोस्तों हम खनन के बारे में समझने वाला है कि खनन किसे कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी शैलें हैं, शैलों के अंदर क्या होते हैं दोस्तों, खनिज को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसे इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, तो दोस्तों खनन कहा जाता है। कि जो हमारी भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी के अंदर दोस्तों क्या होते हैं, बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। जब हम उन खनिज पदार्थों को खुदाई के रूप में बाहर निकालते हैं तो दोस्तों उसे ही क्या कहेंगे, हम खनन कहेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों आखनन। ठीक है, आइए समझते हैं कि आखनन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सतह के निकट स्थित खनिज को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर बाहर निकाला जाता है तो इसे क्या कहेंगे, आखनन कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कुपकी खनन। ठीक है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तथा निक्षेपों तक पहुंचने के लिए कूपक बनाए जाते हैं, इसे कूपक खनन कहते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों प्रवेदन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी सीटेट में जो ये चारों के पांचों के पांचों हमने ये टॉपिक रखे हैं, सीटेट में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया और यूटेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों
अगर हम बात करें प्रवेदन की, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं दोस्तों, हम प्रवेदन विधि कहते हैं। इसमें गहन खुदाई की जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 27। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 27 से दोस्तों कि कौन सा महाद्वीप विश्व का लौह अयस्क अग्रणी है। कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है कि जो सबसे ज्यादा विश्व में क्या करता है, लौह अयस्क का उत्पादन करता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया यूरोप और एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यूरोप, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 28। आइए समझते हैं कि विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक कौन सा देश है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं चीन, रूस और अमेरिका, भारत। तो भारत इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। आइए समझते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य अब्रक उत्पादक नहीं है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है कि जो अब्रक का उत्पादन नहीं करता है। तो साथियों हमारे पास उदाहरण दे रखे हैं कि झारखंड और राजस्थान और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो जो कर्नाटक है, कर्नाटक अब्रक का उत्पादन नहीं करता है। भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो अब्रक के क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो 3 तो यही हो जाएंगे, झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। और चौथा दोस्तों कौन सा हो जाएगा, चौथा बिहार हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही उत्तर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए समझते हैं। प्रश्न है साथियों कि भारत में कोलार नामक सोने की जो खान है वो किस राज्य में है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है या कर्नाटक में है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही उत्तर है। अगर हम मैप में बात करें कि कर्नाटक कहाँ पर है, तो दोस्तों सबसे नीचे ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बगल में ये कौन सा है, ये दिख नहीं रहा होगा, इसे हम लाल पेन से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे नीचे ये तमिलनाडु है और तमिलनाडु के बगल में ये कौन है, केरल है। केरल के बाद जो ये वाला जो दोस्तों राज्य है, यही राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। ठीक है, और कर्नाटक में दोस्तों क्या है, मतलब कर्नाटक भारत में किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों बताया गया प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में कोलार नामक जो सोने की खान है, सोने के खान के लिए कोलार किस प्रसिद्ध है दोस्तों। तो भारत, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में सोने की खान कहाँ पर है। तो कोलार नामक ये कहाँ है, तो दोस्तों ये कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा, 31। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों कि संबार जो सांबर झील है, सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो पहले हम ऑप्शन देख लेंगे। पहला दिया गया है कि राजस्थान, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो सांबर झील है वो भारत में किस राज्य में स्थित है। बहुत बार ये प्रश्न यूटेट सीटेट दोनों एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि कौन से राज्य में है सांबर जो झील है, वो कौन से राज्य में है, तो दोस्तों राजस्थान में है। और ये अगर हम बात करें किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों ये जो नमक उत्पादन है, नमक उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये कैसे, नमकीन पानी की झील है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब दोस्तों इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमने किस झील के बारे में समझा, सांबर झील के बारे में समझा, उसी प्रकार से अगर हम बात करें चिल्का झील और जो अगली कौन सी झील है, बुलूर झील। ठीक है, इसके इनके बारे में भी हम समझने वाले हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो चिल्का झील है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो बुलूर झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों जो चिल्का झील है ये भारत ही नहीं, विश्व में भी जो सबसे खारे पानी, भारत भारत कह सकते हैं दोस्तों या एशिया कह सकते हैं, एशिया में दोस्तों ये क्या है, जो सबसे खारे पानी की झील है वो कौन सी है, तो दोस्तों वो चिल्का झील है। ठीक है, या भारत की, भारत या एशिया की, इनमें से दोस्तों एक सही उत्तर होने वाला है कि
या तो ये शायद भारत की, हम यही कहेंगे अभी कि भारत की ये क्या है, सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है। किस राज्य में है, उड़ीसा में है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें बुलर झील, तो बुलर झील दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मीठे पानी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों कि निम्न में से काला सोना किसे कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से काला सोना किसे कहा जाता है। पेट्रोल को कहा जाता है, कोयला को कहा जाता है, कपास को कहा जाता है, या सोने को कहा जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि निम्न में से काला सोना किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है कि पेट्रोल को क्या कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है, ठीक है। और अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 34, आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत का उदाहरण नहीं है। हमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, और अगला है ऑप्शन नंबर 4 है प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि कौन सा परंपरागत स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 परंपरागत स्रोत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, या महाराष्ट्र में। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की कि नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के किस राज्य में है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अब हम भारत के पांचों जो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं उनको समझने वाले हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि तमिलनाडु में कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो कलपक्कम है, ठीक है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में कौन सा, तारापुर। और इसी प्रकार से अगर हम राजस्थान के कोटा की बात करें तो राणा प्रताप सागर, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में नरोरा, और कर्नाटक में केंगा, ठीक है। तो यहां से दोस्तों बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये पांचों के पांचों जो भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र है, इनसे बहुत बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इन पांचों को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर, और अगला जो दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 36। आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खनिज की विशेषता नहीं है। हमें खनिज की विशेषता नहीं बतानी है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है। पहला दिया गया है कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होती है। तो खनिज पदार्थ दोस्तों क्या होते हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला है कि उनका एक निश्चित रासायनिक क्या होता है, संगठन होता है, तो बिल्कुल सही बात है। और अगला है कि वे असमाप्य होते हैं, असमाप्य। तो दोस्तों खनिज पदार्थ भी क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो असमाप्य का मतलब है कभी भी समाप्त नहीं होने वाले हैं। और अगला है दोस्तों कि उनका जो वितरण है असमान होता है। बिल्कुल खनिज पदार्थों का भी जो वितरण है वो असमान होता है, सब जगह खनिज पदार्थ एक जैसे मात्रा में नहीं पाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 3 है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हमें पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही क्या नहीं है, खनिज पदार्थों का विशेषता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 37। आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विश्व में तांबा उत्पादन में क्या अग्रणी है। बोलीविया है, चिली है, गाना है, या जिम्बाब्वे है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है या चिली, वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 38। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी आपके आपके रसोई में द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी को संरक्षित नहीं करेगी। पहला दिया गया है कि पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगो देना चाहिए, तो ऐसे में गैस बचेगी, जल्दी दाल पक जाएगी, ठीक है। अगला है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाना, ये भी सही है। और तीसरा है कि पकाने के लिए गैस जलाने से पहले पूर्व सब्जी को क्या करना चाहिए, काटना चाहिए, तो ये भी सही है। अगला है दोस्तों कि खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर क्या है, भोजन पकाना। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे में गैस और ज्यादा क्या होगा, खर्च होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 39। आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, और ये प्रश्न यूटेट और सीटेट दोनों एग्जामों में पूछा गया है। चाय, कपास, पटसन और गेहूं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा, ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 3 है, पटसन, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि कृषि
को कौन सी क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कृषि को हम कौन से प्रक्रिया के अंतर्गत रखेंगे, तो दोस्तों प्रथम प्रक्रिया के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, ये प्रश्न नहीं दोस्तों, ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न अगर हम सी टेट और यू टेट की बात करें तो पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, कृषि, कृषि को क्या कहते हैं दोस्तों, एग्रीकल्चर कहते हैं। और इसमें किस चीज़ का वो करते हैं हम, जैसे कृषि करते हैं और साथ में पशुपालन भी करते हैं। ठीक है, या एग्रीकल्चर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कृषि और पशुपालन आता है। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों जो रेशम है, रेशम को हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, और इसमें हम रेशम के कीटों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। मत्स्य पालन में हम क्या करते हैं, इसे क्या कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं। ठीक है, और अगला है दोस्तों द्राक्ष कृषि, तो इसमें हम क्या करते हैं, विटिकल्चर कहते हैं और इसमें हम अंगूर की खेती करते हैं। इसी प्रकार से उद्यान कृषि, तो इसमें हम हार्टिकल्चर, इसे हम हार्टिकल्चर कहते हैं और इसमें हम सब्जियां और फूलों फलों का को क्या करते हैं, उगाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। और ये साथियों पांचों के पांचों क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला है दोस्तों कि स्थानांतरीय कृषि विश्व के विभिन्न भागों में किन किन नामों से जानी जाती है। तो पहले अगर हम बात करें जूम, तो उत्तर भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसे किसके नाम से जानते हैं, तो दोस्तों उसे जूम के नाम से जानते हैं। मिल्पा मैक्सिको में, ठीक है, रोका ब्राजील में और दलांग तो दोस्तों मलेशिया में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि कर्तन एवं दहन, तो कहाँ, जो अमेजन बेसिन है वहां पर किसके नाम से जानते हैं स्थानांतरित कृषि को, तो दोस्तों कर्तन एवं दहन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 41। आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर उन्नत रेशेदार फसल का उदाहरण है। ठीक है, तो जूट, कपास और ए और बी दोनों, और चार है कि सभी सत्य, तो दोस्तों असत्य। दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा कि जूट और कपास ये दोनों के दोनों क्या है, रेशेदार फसलें हैं या रेशेदार फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों प्रश्न नंबर जो 42 है। आइए देखते हैं कि प्रश्न नंबर 42 है कि कॉफी उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है, ब्राजील है, चीन है, अमेरिका है या भारत है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्राजील सही उत्तर हो जाएगा। और ब्राजील के बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि कॉफी उत्पादन में दूसरा नंबर किसका आता है, तो कोलंबिया का आता है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तीसरा नंबर किसका आता है, तो तीसरा नंबर हमारे भारत का आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 43। आइए समझते हैं कि चावल उत्पादन में अग्रणीय देश कौन सा है, चीन है, भारत है, जापान है या श्रीलंका है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए फर्स्ट है या चीन है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें कि दूसरा या तीसरा नंबर किसका आता है, तो मिस्र का दूसरा नंबर आता है और भारत का पांचवा नंबर आता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। आइए समझते हैं कि उद्यान कृषि किसे कहा जाता है। इससे पहले जब हम समझे थे कि सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर, तो उसमें भी हमने समझा था। ठीक है, तो गेहूं को उगाना या फसलों और सब्जियों को उगाना, तो फसलों और सब्जियों को उगाना ही दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे उद्यान कृषि कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 45। आइए समझते हैं। प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों कि सिलिकॉन घाटी अवस्थित है, बेंगलुरु में है या कैलिफोर्निया में है या अहमदाबाद में है या सभी क्या है, असत्य। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही उत्तर हो जाएगा, कैलिफोर्निया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 46। आइए समझते हैं कि कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग या सूती
वस्त्र उद्योग या चूना प्रौद्योगिकी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सूचना जो प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी को ही किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, इसे ही सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 47। आइए समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है। ठीक है, नायलॉन, जूट और एक्रिलिक, और अगला है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो 2 है, जूट प्राकृतिक रेशा हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 48। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों कि निम्न में से किस किसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। तो दोस्तों पहला दिया गया है कि अहमदाबाद, बेंगलोर, कर्नाटक और हैदराबाद। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद को क्या कहा जाता है दोस्तों, भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 49। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 49 दोस्तों की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। मृदा है, जनसंख्या है, खनिज है और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये चारों के तीनों जो कथन है, ये किसको, जो जनसंख्या वितरण है, जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों जहां पर मृदा उपजाऊ होती है वहां पर भी जनसंख्या ज्यादा से ज्यादा रहना पसंद करेगी, और जहां पर जल की उपलब्धता हो वहां पर भी जनसंख्या रहेगी, और जहां पर खनिज पदार्थ उचित मात्रा में पाए जाएंगे वहां पर भी जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, और जहां पर ये सारी की सारी चीजें नहीं होंगी तो ऐसे जगह कोई भी आदमी नहीं रहना पसंद करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर कौन सा, प्रश्न नंबर 50। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 50 से दोस्तों कि वे 3 मुख्य कारक कौन से हैं जिनसे जनसंख्या में, साथियों प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, जनसंख्या में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पहला दिया गया जन्म मृत्यु विवाह, और दूसरा है कि जन्म मृत्यु प्रवास, और तीसरा है कि जन्म मृत्यु और जीवन प्रत्याशा, और चौथा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो 2 है, जन्म मृत्यु और जो प्रवास है, ये क्या करता है दोस्तों, जनसंख्या परिवर्तन को क्या करता है, जनसंख्या परिवर्तन के ये क्या है, कारक है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 51। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 51 है दोस्तों की जनसंख्या वितरण शब्द से क्या तात्पर्य है। पहला दिया गया कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, और दूसरा है कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या से है, और अगला है कि किसी दिए हुए क्षेत्र में लोग किस रूप में वितरित है, और चौथा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो दोस्तों फर्स्ट है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। आइए समझते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों की जनसंख्या पिरामिड क्या है। पहला दिया गया कि जनसंख्या की आयु लिंग संगठन का आरेख निरूपण है, और दूसरा है कि जब किसी क्षेत्र का जनसंख्या इतना बढ़ जाती है, या जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि ऊंची इमारतों में रहते हैं, और अगला है कि बड़े नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या वितरण को का प्रतिरूप, और चौथा है कि उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही उत्तर की, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 3 देशों की जो जनसंख्या पिरामिड है, जनसंख्या पिरामिड का उदाहरण दिया गया है। ठीक है, आइए समझते हैं ये वाला हो जाएगा दोस्तों किसका, तो ये है जापान का। ठीक है, और ये किसका हो जाएगा दोस्तों, ये कनाडा का हो जाएगा, और ये हमारे भारत देश का हो जाएगा। ये 3 देशों का जनसंख्या पिरामिड दिया गया है। तो अगर दोस्तों हम जापान के जनसंख्या पिरामिड की बात करें, तो वहां पर जो जन्म दर कह सकते हैं वो कम है, और उसके बाद अगर हम बात करें वर्तमान समय की बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और अगर हम बात करें कि वहां पर जो युवा है, युवा ज्यादा है। ठीक है, युवा ज्यादा है। ठीक है, और जो जन्म दर है वो क्या है, कम है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि वहां पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो 85 के आसपास के कम होते हैं, और 60 से, और अगर हम बात करें 15 साल के बीच के लोग अच्छी खासी मात्रा में है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, कनाडा की, या नहीं केन्या की। ठीक है, केन्या का है साथियों ये,
केनिया में दोस्तों जन्म दर ठीक ठाक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि 75 साल तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश का जो जनसंख्या पिरामिड है, इसे स्वस्थ जनसंख्या पिरामिड भी कहा जाता है या मजबूत जनसंख्या पिरामिड कहा जाता है। हमारे यहाँ जो जन्म दर है वो भी अच्छी खासी है। और अगर हम युवाओं की फौज की बात करें तो युवा भी अच्छे हैं। और बुजुर्ग तक मतलब ये कह सकते हैं कि 75 तक कितने परसेंट पहुंच पाते हैं, तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों आगे की ओर। अब साथियों हम थोड़ा सा किसे समझने वाले हैं, उत्प्रवासी और आप्रवासी को समझने वाले हैं कि उत्प्रवासी किसे कहा जाता है और आप्रवासी किसे कहा जाता है। यहाँ से भी पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। अगर हम बात करें कि उत्प्रवासी किसे कहा जाता है तो वे लोग होते हैं जो देश को छोड़कर चले जाते हैं, उसे हम उत्प्रवासी कहते हैं। आप्रवासी का मतलब हो जाएगा कि वे लोग होते हैं जो देश में आते हैं, उन्हें हम आप्रवासी कहते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे सारथी कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में एक कमेंट जरूर करें। और इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए इस क्लास को अपने सभी साथियों तक दोस्तों क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमने क्लास 6, 7 और 8 की हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी को कर लिया है। बस अब क्या बचा है, जो क्लास 8 है, क्लास 8 की दोस्तों क्या बची है, हिस्ट्री बची है, उसे हम आने वाले क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।